Dear students, today we are going to discuss a very important topic, that is chemical equation and chemical reaction. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये मालूम होनी चाहिए कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है। लोअर क्लासेस में बच्चों को पढ़ाया जाता है कि हमारे सराउंडिंग में दो तरह की चेंजेस पॉसिबल है, एक फिजिकल चेंज और दूसरा केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज में आप लोगों को ये बताया जाता है कि ऐसा चेंज जिसमें कोई नया सब्सटेंस, नया मटेरियल नहीं बने, और जो भी बनता है उससे आसानी से ओरिजिनल मटेरियल्स हम प्राप्त कर सकते हैं। सबसे आसान एग्जाम्पल है, जब पानी को आप फ्रिज में डाल देते हैं तो पानी क्या होता है, जमकर बर्फ बन जाता है, और उस बर्फ को, आइस को जब आप फ्रिज के बाहर निकाल देंगे, थोड़ी देर के लिए डाल देंगे तो वापस बाहर बन जाता है। तो ओरिजिनल मटेरियल आसानी से आपको मिल गया, तो हम कहेंगे ये फिजिकल चेंज है। या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि पानी को आपने जब गर्म किया तो क्या बना, पानी बॉयल किया, बॉयल करने के बाद वो वेपराइज हो जाता है, ये वाटर वेपर में कन्वर्ट कर जाता है। जब इस वाटर वेपर को ठंडा कर दिया जाएगा तो वापस वो कंडेंस करके, जो कहते हैं कंडेंसेशन प्रोसेस, वो पानी बन जाएगा। तो वाटर वेपर से पानी बनना और पानी का वाटर वेपर में कन्वर्ट होना, ये भी फिजिकल चेंज है। तो फिजिकल चेंज ऐसे चेंज को कहते हैं जिसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनेगा, कोई नया मटेरियल नहीं बनेगा, और कोई भी फिजिकल प्रोसेस के द्वारा आप ओरिजिनल सब्सटेंस, ओरिजिनल मटेरियल आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन केमिकल चेंज में ऐसा नहीं होता। केमिकल चेंज में ऐसा प्रोडक्ट बनेगा, ऐसा मटेरियल बनेगा जिससे ओरिजिनल मटेरियल आसानी से प्राप्त नहीं कर सकते। तो केमिकल चेंज में जो भी मटेरियल्स नया वो बनेगा वो एकदम नया होगा। नया का मतलब क्या होगा, उसकी जो प्रॉपर्टी होगी, दैट इज केमिकल प्रॉपर्टी, वो ओरिजिनल मटेरियल से काफ़ी अलग होगी। देखिए, केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब क्या हुआ, जैसे वाटर बनता कैसे, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करती है तो वाटर बनता है। हाइड्रोजन क्या है, गैस है, ऑक्सीजन क्या है, गैस है, और जब दोनों कंबाइन करेंगे, केमिकली कंबाइन करेंगे, रिएक्ट करेंगे तो बनाएंगे वाटर। अब जरा केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग देखेंगे। हाइड्रोजन हाईली इन्फ्लामेबल गैस है, हाईली इन्फ्लामेबल, आसानी से आग पकड़ लेता है, और इसकी कैलोरीफिक वैल्यू भी काफ़ी ज़्यादा है। कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब है आप उसके 1 kg को जलाएंगे, 1 kg मास को जलाएंगे तो जितना वो हीट एनर्जी रिलीज करेगा उसको कहते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। तो हाइड्रोजन की कैलोरीफिक वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है और ये हाईली इन्फ्लामेबल गैस है। ऑक्सीजन की केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, ये एक्चुअली कुछ जलता नहीं है, ये जलने में मदद करता है, हेल्प्स इन बर्निंग। और जो वाटर बना, पानी का प्रॉपर्टी आपको मालूम है, पानी एक ऐसी मटेरियल है जो अगर कहीं आग लग जाए तो आप उसे बुझाते भी हैं, तो आप समझ सकते हैं। और ये लिक्विड फॉर्म में, जबकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस के फॉर्म में था। तो यू कैन फाइंड, यू कैन सी कि जो प्रोडक्ट बना वाटर, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी काफ़ी अलग होती है ओरिजिनल मटेरियल से, जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन था। तो सबसे पहले वी मस्ट नो केमिकल चेंज होता क्या है, दैट इज ऑल्सो नोन एज केमिकल रिएक्शन। सो केमिकल चेंज और केमिकल रिएक्शन दो अलग चीज नहीं है। केमिकल चेंज को ही हम लोग केमिकल रिएक्शन भी कहते हैं। तो केमिकल रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें नया प्रोडक्ट बनता है और उस नए प्रोडक्ट से ओरिजिनल
जो मटेरियल्स था जिसको हम लोग रिएक्टेंट्स करते हैं वो आसानी से हम प्राप्त नहीं कर सकते। मतलब हम चाहें आसानी से कि वाटर जो बना अभी हाइड्रोजन ऑक्सीजन से, वो वाटर से आसानी से हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिल जाए, तो कोई भी आसान प्रोसेस नहीं है, कोई भी फिजिकल प्रोसेस अपना करके हम ये नहीं कर सकते। हमें इसके लिए कोई केमिकल प्रोसेस अपनाना होगा। जैसे केमिकल प्रोसेस है, वाटर को अगर आप इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन निकलेगा, तो उसके लिए आपको एक लंबे चौड़े केमिकल प्रोसेस का सहारा लेना पड़ेगा। अदरवाइज कोई भी फिजिकल प्रोसेस से आप वाटर को हाइड्रोजन ऑक्सीजन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। सो केमिकल रिएक्शन इज सच अ रिएक्शन इन विच न्यू product is formed and the chemical property of the new product is altogether different from the chemical properties of the reactants, and it also known as irreversible change. Irreversible का मतलब क्या है? चेंज दो तरह के होते हैं, रिवर्सेबल एंड इरिवर्सेबल। रिवर्सेबल का मतलब है जिस जो चीज बना प्रोडक्ट उससे आसानी से हम ओरिजिनल मिल सकता है, मतलब फिजिकल चेंज एक रिवर्सेबल चेंज। लेकिन केमिकल चेंज को हम कहेंगे इरिवर्सेबल, मतलब प्रोडक्ट से रिएक्टेंट ओरिजिनल सब्सटेंस आसानी से नहीं बनेगा। अब केमिकल रिएक्शन को लिखा कैसे जाए, प्रेजेंट कैसे करें? तो केमिकल रिएक्शन को लिखने के लिए हम एक केमिकल इक्वेशन की रचना करते हैं। केमिकल इक्वेशन तो मैथ में हम लोग एल्जेब्रिक इक्वेशन लिखते हैं, x + y = z। ट्रिग्नोमेट्री में भी केमिकल इक्वेशन लिखते हैं। उसी तरीके से केमिस्ट्री में भी केमिकल इक्वेशन लिखते हैं। केमिस्ट्री में केमिकल इक्वेशन कैसे लिखते हैं, क्यों लिखते हैं, उसका पर्पस क्या है? उसका पर्पस ये है कि अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, केमिकल चेंज हो रहा है, तो हम उसे कैसे रिप्रेजेंट करें। तो केमिकल इक्वेशन इज सिंपली a रिप्रेजेंटिंग टेक्निक। रिप्रेजेंटिंग टेक्निक हम उससे रिप्रेजेंट करते हैं किसको? केमिकल रिएक्शन को। अब जब केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे तो हमें ये भी लिखना होगा कि आखिर जो मटेरियल हम यूज कर रहे हैं, जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर के वाटर बना, तो हाइड्रोजन का एक फॉर्मूला होना चाहिए, केमिकल सिंबल होना चाहिए, ऑक्सीजन का केमिकल फॉर्मूला ये होना चाहिए, केमिकल सिंबल होना चाहिए। तो नेचुरली जब हम केमिकल इक्वेशन लिखेंगे तो हमें हर मटेरियल का केमिकल सिंबल मालूम होना चाहिए। और केमिकल सिंबल आपको प्रीवियस क्लासेस में पढ़ाया गया होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन के लिए क्या लिखते हैं? H। ऑक्सीजन के लिए क्या लिखते हैं? O। जैसे हाइड्रोजन के लिए H, ऑक्सीजन के लिए O लिखते हैं। तो ये तो हो गई एलिमेंट, ये हो गई एलिमेंट। लेकिन हाइड्रोजन जो है वो एटॉमिक फेज में नहीं रहता है, वो मॉलिक्यूलर फेज में रहता है। मतलब हाइड्रोजन आपको मिलेगा, इसका जो मॉलिक्यूल बनेगा वो बनेगा H2। मतलब हाइड्रोजन का दो एटम कंबाइन करके एक मॉलिक्यूल बनाता है। उसी तरीके से ऑक्सीजन का भी मॉलिक्यूल मिलेगा O2। और वाटर के लिए हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं H2O। तो जब भी केमिकल रिएक्शन लिखना है तो केमिकल रिएक्शन को लिखने के लिए हमें उस केमिकल रिएक्शन में जो भी मटेरियल भाग ले रहे हैं उसका केमिकल सिंबल, उसकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें मालूम होनी चाहिए। क्योंकि केमिकल इक्वेशन is simply a representation of any chemical reaction and it is written in the form of symbol or chemical formula of materials taking part in the chemical reaction. For example, अगर H2 और O2 मिलकर के H2O बनाते हैं तो हमारा जो केमिकल इक्वेशन होगा,
वो कैसा होगा, वो ऐसा होगा H2 प्लस O2 एरो H2O। अब ये है केमिकल इक्वेशन। इस केमिकल इक्वेशन में आप देखोगे कि एक एरो होता है, एरो की जो एरो हेड है वो इस तरफ है, राइट साइड में। ये बताता है कि क्या बन रहा है, प्रोडक्ट क्या है। तो जो बन रहा है इसे कहते हैं प्रोडक्ट, और जो मिल रहा है, जो कंबाइन कर रहा है, उसे कहते हैं रिएक्टेंट। जो कंबाइन कर रहा है उसे रिएक्टेंट कहेंगे, जो बन रहा है उसे प्रोडक्ट कहेंगे। रिएक्टेंट को हमेशा लेफ्ट साइड में लिखा जाता है, हमेशा लेफ्ट साइड में, प्रोडक्ट को हमेशा राइट साइड में, और बीच में एरो। एरो ये बताता है कि उसकी दिशा क्या है, केमिकल रिएक्शन की दिशा क्या है, मतलब ये दोनों मिलकर के ये बन रहा है। उसी तरीके से कॉपर ऑक्साइड प्लस कार्बन, दिस इज कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड एंड दिस इज कार्बन। जब कॉपर ऑक्साइड और कार्बन कंबाइन करेगा तो बनाएगा कॉपर प्लस CO, CO दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये है कॉपर। यहां पर आप देखेंगे कि ये हमारा रिएक्टेंट्स हुआ और ये हमारा प्रोडक्ट हुआ। सो ऑलवेज रिएक्टेंट्स को लेफ्ट साइड में लिखेंगे और प्रोडक्ट को राइट साइड में लिखेंगे, और बीच में हम एक एरो देते हैं। और एक और बात, ये प्लस साइन, अब देखो यहां प्लस है, यहां प्लस है, यहां प्लस है। जब रिएक्टेंट एक से ज्यादा होगा या प्रोडक्ट एक से ज्यादा होगा तो हम बीच में प्लस साइन यूज करेंगे। और कुछ रूल्स हैं, रूल्स ये भी है कि अगर कोई मटेरियल गैस है तो उसके बगल पे हम G लिख देते हैं। जैसे ये हाइड्रोजन आपका गैस है तो हम इसके ब्रैकेट में स्मॉल g लिख देंगे, ऑक्सीजन गैस है तो स्मॉल g लिख देंगे। इससे पता चलता है कि ये गैस के रूप में। वाटर जो है वो लिक्विड फॉर्म में है तो इसके बगल में हम स्मॉल l लिख देंगे, तो l का मतलब हुआ यहां लिक्विड। उसी तरीके से अगर कोई सॉलिड है तो हम उसके बगल में हम S लिख देंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम एक और एग्जाम्पल दे रहे हैं, Mg प्लस H2SO4। Mg क्या है, मैग्नीशियम, ये क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। अब ये जो मैग्नीशियम है ये सॉलिड फॉर्म में है तो हम यहां पर बगल में S लिख देंगे, S फॉर सॉलिड। सल्फ्यूरिक एसिड पानी में उसका सॉल्यूशन बना करके हम यूज करते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो थोड़ा उसमें कंसंट्रेटेड नहीं होता, तो उसमें पानी से उसको हम ढीला कर देते हैं। तो जब कोई चीज को पानी में घोल दिया जाए तो उसके लिए हम लोग एक सिंबल यूज करते हैं, वो है AQ। AQ फॉर एक्वस मतलब पानी में घुला हुआ। ये जो मैग्नीशियम सल्फेट बनेगा तो हम देखेंगे कि मैग्नीशियम सल्फेट भी AQ
एक्यू मीन्स ये सॉल्यूशन के फॉर्म में बन रहा है। और हाइड्रोजन क्या है कि गैस है। हाइड्रोजन क्या है वो गैस है। गैस के लिए दो उपाय है, एक तो आप चाहे तो जी लिख दो या नहीं तो एक अप एरो प्लेस। एरो का मतलब है ऊपर उड़ गया, गैस हवा हल्का होता है इसलिए ऊपर उड़ जाते हैं, तो अप एरो यूज करते हैं गैस के लिए। उसी तरीके से एक और इक्वेशन है NaCl प्लस AgNO3 जब सोडियम क्लोराइड सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा NaNO3 प्लस AgCl। सोडियम क्लोराइड, सिल्वर नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट एंड सिल्वर क्लोराइड। और ये जो सोडियम क्लोराइड है ये पानी में घोल करके हम यूज करेंगे, इसलिए ये सॉल्यूशन हुआ वाटर सॉल्यूशन, सो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे AQ। सिल्वर नाइट्रेट को भी हम लोग AQ लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर सिल्वर नाइट्रेट को भी पानी में घोल करके उसका सॉल्यूशन यूज करेंगे। सोडियम नाइट्रेट जो बनेगा वो ही मेरा AQ, मतलब वो सॉल्यूशन के रूप में हमें मिलेगा इन प्रोडक्ट्स। लेकिन सिल्वर क्लोराइड जो है वो प्रेसिपिटेट करता है। प्रेसिपिटेट का मतलब है जिस बॉटम में, जिस बर्तन में हम इसका रिएक्शन हो रहा है उसके तल पे, बॉटम पे वो सेटल कर जाएगा, बैठ जाएगा, जो कहते हैं प्रेसिपिटेट करेगा। सो इसके ये एरो है डाउन एरो। डाउन एरो का मतलब है प्रेसिपिटेट कर जाना। अब एरो का मतलब है गैस के रूप में ऊपर जाना, तो गैस के यूज करते हैं। डाउन एरो यूज करते हैं प्रेसिपिटेट।